Okay, come on, class 9. Now we are continuing our lesson that is concerned to the Kingdom of Fools. Kingdom of Fools में हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया अभी तक में यहाँ तक पढ़ लिया था कि राजा फैसला करने लगा था कि कौन वास्तविक में गुनहगार कौन है, कौन था वास्तविक गुनहगार। उस गरीब, उस पुअर किसकी मौत हुई थी? दीवार गिरने से किसकी मौत हुई थी? एक गरीब चोर की मृत्यु के पीछे किसका हाथ था? आखिरकार राजा उसकी छानबीन में लगा था। सच्चे गुनहगार, रियल जो गुनहगार था, उस गरीब चोर की मृत्यु के पीछे जो वास्तविक गुनहगार था, उसकी खोज में राजा लगे हुए थे और अंतोगत्वा पहुँचे किसके पास? एक ज्वेलरी शॉप के पास, जिसका एक सुनार अपनी अलग कहानी सुनाना शुरू करता है। उस सुनार ने क्या सुनाया कि उसने जो कुछ भी किया एक अमीर व्यापारी के आदेश के मुताबिक किया, क्योंकि वह ज्वेलरी काफ़ी गरीब था और उसे पैसे इकट्ठे करने के लिए उस अमीर व्यापारी की बात मानने काफ़ी ज़रूरी पड़ गए थे। इसलिए उस एक अमीर व्यापारी की डिमांड को पूरा करने वह लग गया, जिसके कारण उस नर्तकी की इच्छा पूरा ना कर सका। और यही कारण है कि सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। तो फाइनली राजा ने किसे अपराधी करार किया? उस अमीर व्यापारी को, उस रिच मर्चेंट को। ठीक है, हु इज द रिच मर्चेंट? अब यहाँ शुरू होती है, यहाँ हम पढ़ चुके थे। अब आइए, द गोल्ड स्मिथ। अब वो सुनार बतलाता है उस रिच मर्चेंट का नाम। द गोल्ड स्मिथ नेम द रिच मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस। और वो कोई और नहीं था बल्कि उस घर का, जिसकी दीवार उस गरीब चोर के माथे पर गिर चुकी थी, उसी का वह वास्तविक मालिक था। वो कोई और नहीं था, वो वास्तविक मालिक था। और इस प्रकार से एक पूरा सर्किल फॉर्म करता है राजा की जो न्याय प्रणाली थी। न्याय का जो राजा को उस गरीब चोर को इंसाफ दिलाने की ये जो पूरी प्रक्रिया थी, आखिरकार घूम फिर के वहीं पर पहुंची जहां पर से उसने आरंभ किया था। यह सारा वास्तविक गुनहगार को पकड़ने की, खोजबीन तलाश करने की जो प्रक्रिया राजा ने आरंभ की थी, जहां से आरंभ की थी वहीं पर घूम फिर के उसे पहुंचना पड़ा। नाउ द जस्टिस हैड कम फुल सर्किल थाउट द किंग। फिर राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट, उसी व्यापारी जिससे उसने आरंभ किया था पूछना, जांच पड़ताल करना, जिस व्यापारी से आरंभ किया था, जिसने तहकीकात करना, उसी के पास मुख करते हुए, घूमते हुए सोचता है राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. जब उस मर्चेंट को राजा ने बुलावा पत्र भेजा कि कोर्ट में हाजिर होना है, तो वह चिल्लाना और रोना सा चालू कर दिया। It wasn't me but वह चिल्लाना when he was rudely, बहुत ही शक्तिपूर्वक राजा के द्वारा जब उस मर्चेंट को, उसी वास्तविक ओनर को, जिसकी दीवारें उस चोर की बॉडी के ऊपर गिर गईं और उसे मृत्यु लोक पहुंचा दिए, वही मर्चेंट को फिर से समन्ड किया गया, यानी कि कोर्ट में हाजिर होने के लिए बुलावा पत्र राजा के द्वारा बहुत ही शक्तिपूर्वक भेजा गया। तब वह वहाँ पहुँचते हुए चिल्लाने लगा, रोने लगा। ही अराइव्ड क्राइंग, वह मर्चेंट कोर्ट में पहुँचा और वह रोने लगा, कहने लगा, क्या कहा उसने? इट्स इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट हो रहा है। इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी। राजा साहब, वो मैं नहीं था बल्कि वो मेरे पिता थे जिन्होंने ज्वेलरी के लिए ऑर्डर किया था, जो कि अभी मर गए हैं। ही इज़ डेड। मैं तो बेगुनाह हूँ राजा साहब, आई एम इनोसेंट। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिबली। लेकिन राजा ने अपने मंत्री से
विचार विमर्श किया और बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय पर पहुंचा। इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डर। ये सही है कि तुम्हारे पिता ही वास्तविक, ठीक है मैं मानता हूँ तुम्हारी बात को सुनने के बाद कि जरूर तुम्हारे पिता ही वास्तविक गुनहगार हैं। ही इज डेड, लेकिन वो अभी मर गए हैं, लेकिन फिर भी बट somebody must be punished in his place, लेकिन किसी न किसी को तो उनके स्थान पर सजा भोगना ही पड़ेगा। You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches and as well as his science। तुमने ही अपने पिता से वो सारे पुश्तैनी गुणों को तुमने आनुवांशिक तौर पर प्राप्त किया है। उनकी सारी शान और शौकत, अमीरी, शोहरत और साथ ही साथ उनके सारे पाप कृत्य को जरूर तुमने ही आनुवांशिक तौर पर प्राप्त किया है। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू। मैं जान चुका था, उसी वक्त मैं जान गया था जब मैंने पहली दफ़ा तुम्हें देखा था। उसी वक्त मैं जान गया था जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था। That you were at the root of all this horrible crime, you must die। कि तुम ही इस भयंकर गुनाह के पीछे का जड़ तुम ही हो। ये तो मैंने पहले ही दर्शन में, तुमसे पहले ही मुलाकात में तुम्हारी आंखों में देखकर मैं समझ गया था कि इस भयंकर क्राइम के पीछे केवल तुम्हारा ही सारा जड़, मतलब इस भयंकर क्राइम के पीछे तुम ही मेन कारण हो, तुम ही मूल कारण हो। ये तो मैं पहले ही तुम्हें देखते के साथ समझ गया था, तुम्हारी आंखों में झांकते के साथ। जब मैंने अपनी आंखों को तुम्हारे फेस की ओर किया था तो भी मैं समझ गया था। ऐसा राजा ने कहा, तुम्हें अवश्य मृत्यु को प्राप्त होनी चाहिए। यू मस्ट डाई एंड यू ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के बारे में एग्जीक्यूशन क्या होता है? इट्स द ऑफिशियल डेथ, है ना। बताया था आप लोगों को एक आधिकारिक तौर पर मृत्यु दंड सुनाना। सो एंड ही ऑर्डर्ड, देखिए यहाँ स्क्रीन पर स्टेक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेक? इट इज अ पोस्ट विथ अ शार्प पॉइंटेड एंड यूज्ड टू pierce through something। it is a post with a sharp, ठीक क्या है? एक पोस्ट है with a sharp pointed and used to pierce through something। देखिए पोस्ट स्टेक का मतलब होता है एक स्थान को बोलते हैं जिसके ऊपर किसी के गर्दन को रख करके उसके ऊपर तलवार की धार से उसके गर्दन को, मतलब सर को धड़ से, मतलब आप समझते होंगे सर को धड़ से अलग करना। एक पोस्ट होता है स्टेक, उस स्थान को, सर्कुलर स्थान को बोलते हैं जिसकी एंड काफ़ी पॉइंटेड होती है और जो कि यूज टू पायर्स थ्रू समथिंग, जो कि किसी चीज़ को, किसी बॉडी को, किसी मटेरियल को फाड़ डालने का काम करता है अपने थ्रू समथिंग। मतलब उसके ऊपर वो स्टेक, आप जानते होंगे किसी को राजमहल में किसी गुनहगार को सजा देने के लिए राजा क्या किया करते थे पौराणिक ज़माने में? उसे मृत्यु दंड घोषित करती, जब ऑफिशियल तौर पर मृत्यु दंड उसके खिलाफ घोषित हो जाती थी तो उसे एक स्टेक के पास बुलाया जाता था। एक पोस्ट होता था, उसमें उसे अपना गर्दन को रखने के लिए कहा जाता था, अपने गर्दन को झुकाने के लिए उसमें, अर्थात उस पॉइंटेड एंड पर अपने गर्दन को रखने के लिए इस प्रकार से रखने को, प्लेस करने को कहा जाता था, जिस पर रखते के साथ और ऊपर से राजा के गुलाम लोग क्या करते थे, उसे ऊपर से उसके बॉडी को, यानी कि उसके हेड को दबाते थे नीचे की ओर। तो स्टेक में क्या होता था, उसका गर्दन फंस करके कट जाता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो स्टेक वो एक पोस्ट होता है जिसकी जो पॉइंटेड होती है, जिसकी जो आखिरी किनारा बहुत ही शार्प, तेज नुकीली धार की भांति होता है, बहुत ही तेज धार के समान होता है, जिसका आखिरी किनारा पॉइंटेड होता है ना। यूज टू पायर्स मतलब होता है फाड़ देना, अर्थात सर को धड़ से अलग कर देना, काट डालना, चीर डालना। यूज टू पायर्स मतलब किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को उस थ्रू आउट उसे फाड़ डालने का काम करता है।
रेडी फॉर स्टेक। तो एक नए स्टेक की अरेंजमेंट की गई फॉर द न्यू एग्जीक्यूशन। एक नए स्टेक राजा ने ऑर्डर किया एंड ही ऑर्डर्ड, द किंग ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। मतलब उस एग्जीक्यूशन के लिए, उस आधिकारिक तौर पर मृत्यु दंड सुनाने के लिए, मतलब मृत्यु दंड देने हेतु उस मर्चेंट के लिए एक नया स्टेक बुलवाया गया। इस नए स्टेक की ऑर्डर दी गई किसके द्वारा? राजा के द्वारा। As the servants sharpened the stake and got it ready for final impaling of the criminal। फाइनल इम्पैलिंग का मतलब होता है आखिरकार उसे सजाए मौत देने हेतु स्टेक के पास बुलाना। तो नौकरों ने क्या किया? उस दूसरे एक नए स्टेक को, उसकी आखिरी किनारे को शार्पेंड किया, मतलब तेज़ किया एंड गॉट हिट, मतलब खूब धारनुमा बनाया। मतलब शार्पेंड मतलब होता है तेज़ धार का एक स्थिति पैदा करना। तो एज अ सर्वेंट शार्पेंड द स्टैक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पैलिंग ऑफ द क्रिमिनल। उस आखिरी गुनहगार को, आखिरी दोषी को सजाए मौत देने के लिए इम्पैलिंग करने का मतलब होता है कि उसी पोस्ट पर, उसी पॉइंटेड पोस्ट पर उसके गर्दन को रखना, किसी ऑब्जेक्ट को उस स्टेक के ऊपर होल्ड करना, उसको कहते हैं इम्पैलिंग। तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट कौन था? उसी मर्चेंट का धर, ये जो गला है, गला, इसी गले को, उसके गले को उसके ऊपर इम्पैल करने के लिए, अर्थात रखने के लिए। टू बी गॉट एग्जीक्यूटेड। इम्पैलिंग का मतलब होता है टू पोस्टिंग ऑफ। देखो दिखाता हूँ इम्पैलिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, टू पुश अ शार्प, देखिए इम्पैलिंग मतलब टू पुश अ शार्प पॉइंटेड पोस्ट थ्रू समथिंग। मतलब टू पुश अ शार्प पॉइंटेड पोस्ट, यानी कि उसे स्टैक कहते हैं, थ्रू समथिंग। मतलब नीचे तो एक स्टैक लगा ही हुआ है, उसके ऊपर उस मर्चेंट का गर्दन को झुकवा दिया, और ठीक उसके ऊपर से दूसरा पोस्ट को, उसके गर्दन कट जाए, सर धड़ से अलग हो जाए, इसलिए ऊपर से एक स्टैक गिराएगा नीचे, धक्का देगा, पोस्ट करेगा नीचे की ओर, उसे इम्पैलिंग कहते हैं। ठीक है। Impaling the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stack। लेकिन ये पाया गया, मंत्रियों के द्वारा यह पाया गया, यह देखा गया कि वो जो अमीर मर्चेंट था, वो अमीर व्यापारी था, वो काफ़ी पतला था उस स्टैक में प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने के लिए, यानी कि उस स्टैक में मृत्यु दंड को प्राप्त होने के लिए वो काफ़ी पतला था। उसका जो बॉडी शेप था, उसका जो गर्दन का जो शेप था, वो काफ़ी पतला था, जिसके कारण वो स्टैक में फिट नहीं हो पा रहा था। सो ही अपील टू द किंग्स। मिनिस्टर ने क्या किया? मिनिस्टर ने सिफारिश किया। तो राजा के मंत्रियों ने अपील्ड किया, तो किससे? ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में फ्रॉम हियर। तब तक आप लोग अपने से सेल्फ स्टडी कर लेना इस स्टोरी पार्ट को, अपने से सेल्फ खुद, यू गाइज जस्ट सेल्फ रीड आउट दिस स्टोरी, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट, क्या होने वाला है आगे, राजा क्या करता है। आखिरकार उस अमीर मर्चेंट, उस अमीर व्यापारी का तो गर्दन किसी प्रकार से बहुत ही पतला पड़ गया, जिसके कारण स्टैक पर एग्जीक्यूट ना हो पाया था, है ना। स्टैक पर उसके जो गर्दन का शेप था ठीक ढंग से फिट नहीं हो पा रहा था। तब राजा अब क्या करता है, आगे देखिए मंत्री क्या सिफारिश, क्या सलाह देता है राजा को, आगे वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हरिओम टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।